सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important in today's The Hindu. आज के द हिंदू में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल रात 10-11 बजे तो मुझे खुद पता चली थी कि हाँ ये चीज चेंज हो चुका और न्यूज़पेपर ने भी उसको मेंशन करना जरूरी नहीं समझा अभी, दो कल तक आ जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखेंगे और डिटेल में जाएंगे. और आज ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के साथ ही जो क्वेश्चन पूछा गया था भाई डॉली जैन की सर क्रिप्टो करेंसी और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कवर करा दीजिए, तो आई गेस कि आई वाज एबल टू डिलीवर सफिशिएंट रिगार्डिंग योर डाउट. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, श्योरली ट्राई टू आंसर योर डाउट. राइट, तो चलिए, एंड आई होप कि आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चेंज हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी मेंशन हुआ है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. तो एक बार रिवीजन के साथ बढ़ेंगे आगे, क्योंकि उस रिगार्डिंग भी हम लोगों ने चीजों को अच्छे से देखा. एक आध क्वेश्चंस भी किए थे रिगार्डिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर याद आ रहा हो तो. सेकंड है लायन, या भाई यहाँ पर पार्टी शार्टी हो रही है बहुत जबरदस्त. ठीक है, इसका भी देखेंगे क्या सीन है. यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ये यूएनएचआरसी से रिलेटेड है. एंड आई लिटरली टेल एवरीवन कि भाई अगर जो भी डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि सर अभी से कनेक्ट हो रही है, मैंने स्किप कर दिया हो इन केस, तो उस टॉपिक को प्लीज मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में. एक दो बार मेंशन करो, आई विल श्योरली कवर इट. राइट, अब जैसे अगर आजकल में कुछ बताते हो तो आई ट्राई टू कवर इट बाय सैटरडे. और ये अक्टूबर की मंथन की बात की थी किसी ने कि सर ये मैराथन कब आएगी अक्टूबर की, तो अक्टूबर की मैराथन आई विल ट्राई कि ये नवंबर एंड तक रिलीज हो जाए और उससे पहले आपको एक टॉपिक वाइज लिस्ट भी मिल जाएगी जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगा. चलिए लास्ट टॉपिक आज देखते हैं. फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव. ये बेसिकली केमिकल से रिलेटेड नहीं है, कुछ और ही है, बट यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं हो पाया, तो जस्ट माय बैड रिगार्डिंग दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस पर्टिकुलर एनालिसिस में क्या क्या है हमारे लिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग. आर्टिकल जिसको भी पता है भी मेंशन कर देना, आई विल श्योरली मेंशन द आर्टिकल अगेन. और ये आई गेस कि मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, बट इसको हम एक बार डेलिबरेटली कुछ अलग अलग बाइफर्केशंस में देखेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस किया जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहले जान लेते हैं न्यूज में क्यों है. तो रिटायर्ड पंजाब काडर के आईएएस ऑफिसर है अरुण गोयल साहब. अरुण गोयल साहब इंडिया के नए ईसीआई बने हैं, तो ये याद रखना. और एक काम जरूर करना, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि सर एग्जाम का पेपर क्या बन चुका होगा. ये देखो ना, ये बात मुझे पता है ना तुम्हें. पेपर बनना होगा तो आज बन जाएगा, नहीं तो कल ही बन जाएगा. अरुण गोयल साहब के साथ पुराने ईसीआई का नाम भी ध्यान रखना. क्यों सर, अभी तो चेंज हो गए. लेट्स सपोज कि पेपर अगर तुम्हारा 12-13 कोई बन गया होगा, देन इट विल गिव यू एन एज कि तुम पुराना वाला याद रखो. अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कुछ तो टिक लगा के आओगे, उस टाइम के हिसाब से होंगे. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्वेश्चन आता है तो अरुण गोयल विल बी योर आंसर. ठीक है. 2 days आफ्टर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड हिम टू द पोस्ट. ये बन गए हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं पहले. पहले तो मेरे साथ इस टॉपिक को एग्जैजरेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे. हमारा मेन एस्पेक्ट क्या है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं अरुण गोयल साहब. ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब आगे देखते हैं कि सर इस पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन में इंपॉर्टेंट क्या है. सबसे पहले बॉडी, ये एक 3 मेंबर बॉडी है, ये याद रखना. इसको, ये सभी चीजों को मैंने पीपीटी में मेंशन किया है. तो 24 हो 23 हो, कोई भी क्लैट वाला बच्चा हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, सिम्बी, एचएम, होटल मैनेजमेंट में भी इवन जहां करंट अफेयर्स की बात आती है तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दीज आर द टॉपिक्स जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ना, कि अब उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में हम देख लेंगे. तो एक 3 मेंबर बॉडी है, लेकिन इनिशियली इट वाज 1 मेंबर. राइट, और 1989 ऑनवर्ड्स इसको 3 मेंबर बनाया गया. ये 1950 में ये बॉडी बनी. ये इसका एक बेसिक हिस्ट्री हो गया. अब हम इसमें क्या करेंगे, ईसीआई को इलेक्शन कमीशन किस वर्ड से आ रहा है, इलेक्शन वर्ड से. इलेक्शन वर्ड से इसको अभी होल्ड पर रखना, वापस से स्टार्ट करेंगे यहीं से. इसका जो आर्टिकल है, देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324. क्लियर है, क्लियर कट, इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं. इसमें 2 चीजें हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं. फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद, फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज में आए, क्योंकि मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके आए
जिसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि सर पैसे किसने दिए हैं। बट इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली लिया है, आज ही लिया है शायद इस पे कॉग्निजेंस। कल रात को ही इसकी भी न्यूज आई थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है। तो ये चीज पढ़ना, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें की हैं। आई गेस कि नवंबर स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड, अब इसका सेकेंड एस्पेक्ट देखना, पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल। और जिन भी बच्चों को लगता है कि सर केवल टॉपिक्स बता देते हो, एक बार प्लीज मेंशन करना कि क्या तुम्हारे इसमें डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। ये केवल नवंबर चल रहा है, यहाँ पे नवंबर में तो वहीं पे खत्म हो गया था अरुण गोयल, बट ये जो एस्पेक्ट है ये तो पूरा पुराना रिवाइज हो रहा है, तो कनेक्शन है तो छोड़ना क्यों, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, सर इसमें क्या क्वेश्चन है, ये तो न्यूज में भी नहीं देखा, न्यूज में था ये, देखो कैसे न्यूज में था। पॉलिटिकल पार्टी सिंबल की जब जब बात आती है तो तुम शिवसेना को याद करो, शिवसेना को याद करो। शिवसेना ने क्लेम किया था सब मेरा सिंबल मेरा सिंबल, तो इसमें भी हम लोगों ने एक एक्ट देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1956, ये अमेंडेड है, इससे पहला ओरिजिनली आया था 1951 में। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन सा बैंक है जो बॉन्ड रिसीव करेगा, एसबीआई का दिल्ली ब्रांच। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिनोमिनेशंस थे, तो इसको देख लिया हम लोगों ने। अब एक चीज याद करो, इलेक्टोरल बॉन्ड को ले जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है कोर्ट में, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। 1999 आईआईएम स्टूडेंट्स, इसे याद करो, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा, ये हम लोगों ने नवंबर स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था। धीरे धीरे देखो अभी कितनी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अब जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्ट होकर के थोड़ा सा आई एम ट्राई टू कनेक्ट, लेकिन वो कनेक्ट होगा नहीं यहाँ पे। आई ऑल्सो नो कि महाराष्ट्र में अभी देखा हम लोगों ने कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। सर वहां ना 9 शेड्यूल का इशू है, 10 शेड्यूल का, माय बैड, 10 शेड्यूल का इशू है। तो सर क्या है ये शेड्यूल, तो देख लेना कि हो तो होलोहॉर्न केस एंड देयर इज अ लॉ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो आई गेस कि इससे रिवीजन हो जाएगा पूरा। अभी इलेक्शन किसका हुआ, अभी एक लास्ट शॉट करते हैं, उसके बाद वापस पीपीटी पे आ जाएंगे। इलेक्शन किसका हुआ है सर अभी, तो इलेक्शन सर अभी हुआ है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और अभी चल रहे हैं बाइपोल्स भी हुए हैं बीच में। तो ये 3 कॉन्सेप्ट भी हो गए। इसके साथ ही इलेक्शन के टॉपिक्स का इतिश्री होता है। ठीक है, अब जो आएगा, आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन क्लियरली। और अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन क्लियर, नॉट क्लियर, डाउट लेफ्ट, या किसी भी तरह की चीज है, आई विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस इट। राइट, चलिए अब देखते हैं अभी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ये बोलता है कि द प्रेसिडेंट नंबर ऑफ ईसीस को अपॉइंट करेगा अगर उसको लगता है कि उसकी सीट फिट टू द वैकेंसी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं। मोटा मोटा आपको आर्टिकल 324 याद रखना है। 324 क्लॉज 2 लेफ्ट इट ओपन फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द इशू, वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने कि भाई देखते रहना टाइम टू टाइम कैसे क्या होगा नहीं होगा। प्रोसीजर, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए तो ईसीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे विदाउट परसुइंग एनी कंसल्टेशन प्रोसेस। दिस इज, आई थिंक दिस नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजियम एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपोजिशन। ये एक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का अपोजिशन नहीं, किसी भी तरह का कोलेजियम नहीं। कोलेजियम कमेंट सेक्शन में बताना कोलेजियम किस केस से आया था, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट बिकॉज ये 6ठी से 7वीं बार मैंने पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप कि यहां पर आप लोग कंफ्यूजन नहीं बनाएंगे अपने माइंड में। ठीक है, टेन्योर देखते हैं आईईसी का, 6 years ऑफ पीरियड और अप टू 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। क्वालिफिकेशन, कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, जनरली आईएएस काडर के ही लोग बनते हैं ये ईसी। Although convention dictates that only senior civil servants of the rank of the cabinet secretary or secretary to the goal government of India or an equivalent rank will be appointed। भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया आईएएस रैंक के, इसमें भी रिटायर्ड आईएएस है, तो इन चीजों को देखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई एक्ट से नहीं बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली डिराइव हो रहा है आर्टिकल 324 से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ। सर ये किनके इलेक्शंस करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड
वाइस प्रेसिडेंट। ये चीजें क्लियर रहेंगी। कब फॉर्म हुआ? 25 जन 1950। इसी के आसपास सुप्रीम कोर्ट भी फॉर्म होता है 28 जन 1950। इसी के आसपास फ्लैग भी इंडिया का अडॉप्ट होता है। बताना ये चीज कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस बार फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी न्यूज में आया है। ठीक है। 2 एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड टू द कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 अक्टूबर 1989। ये मैंने यहीं पर बता दिया 1989 वाला पॉइंट। ठीक है। इतनी चीजें कर लो, मोर देन इनफ हो गया, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा। 10 शेड्यूल भी हुआ था ना जून जुलाई में। ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी अक्टूबर एंड में हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी चल रहा है, ईसीआई का अपॉइंटमेंट हो गया है, एंड ये बाई पोस्ट तो पहले ही हो गया। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगस्त फर्स्ट वीक में ही हो गया था। पूरा रिवीजन हुआ है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उठा लो मंथ। आई हैव द टॉपिक कि हाँ ये चीज डिस्कस हो चुका है। एडीआर भी बात कर लिया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसके बाद इस सेक्शन पे कुछ नहीं बचता। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस। इट इज अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगेन। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे वीवीपैट हो गया। आई थॉट कि इसको भी ऐड किया जाए, वोटर्स वेरीफाइड एक्ट हो गया। फिर उसके बाद इलेक्शंस के कुछ ईवीएम्स की बात हो गई, तो उसको भी थोड़ा सा एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस इन अ मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है, वैसे ही इनका भी रिमूवल होता है। ठीक है। और ग्राउंड क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कमेंट सेक्शन में बताना कि सर प्रेसिडेंट के रिमूवल का क्या ग्राउंड होता है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी सुप्रीम कोर्ट का तो पता है, चीफ जस्टिस और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी पता है। और मैनर क्या होगा? 2/3 ऑफ द मेजोरिटी लोकसभा या राज्यसभा में आपको पास करानी होगी, जस्ट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, सॉरी माय बैड, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जैसा रिमूवल होगा वैसे इनका भी रिमूवल होगा। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई गेस 7 to 8 टाइम। जब कोलिजियम बताया मैंने, तब तब अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल भी बताया। अब आते हैं वोटर आईडी कार्ड। आप लोग एक कार्ड लेके जाते होंगे, वोटर आईडी, उसमें लिखा होगा ऊपर निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ऐसे लिखा रहता है। व्हाइट कलर का कार्ड होता है वोटर आईडी। ये क्या होता है? इसमें इलेक्टोरल फ्रॉड, मतलब कि मैंने अगर मान लो कि मेरे नाम पे कोई कार्ड इशू है, तो उस पर मैं ही केवल वोट दूंगा और कोई नहीं दे पाएगा। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए किया गया 1993 में इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, एपिक भाई, एपिक, राइट, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और ये मैंडेटरी हो गया 2004 ऑनवर्ड्स। हाउएवर राशन कार्ड्स हैव अलाउड फॉर द इलेक्टोरल पर्पस इन सर्टेन सिचुएशंस। ऐसा अभी भी होता है बहुत, मतलब विलेज एरियाज में, जहाँ पे राशन कार्ड के पे भी वोट, आधार पे भी होता है। तो ये चीजें याद रखना। वोटर आईडी कब इशू हुई थी? 1993 में, और ये फोर्स में कब आया? 2004 में। ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है रोनेट। रोनेट और ECI 360, दीज बोथ आर द सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस। ये पब्लिक के लिए है, ये बाकी के चीजों के लिए है। सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाई 01 सिनर्जी। ये बहुत हो रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। ये ऐसे मत देखो कि सिमिलरली कि हाँ सर ये तो नॉर्मल है, ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। और इसका अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ भी एक प्राइवेट सेक्टर ही। प्रारंभ क्या था बताना तो कमेंट सेक्शन में जरा। सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन, ये प्रारंभ रिसेंटली पढ़ा है हम लोगों ने। सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया 01 सिनर्जी के थ्रू, विच मेक्स द वोटिंग प्रोसेस लेस कम्बरसम एंड इंश्योर्स दैट द जनरल पब्लिक इज अवेयर एंड द कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। मतलब बेसिकली जनरल पब्लिक को अवेयर कराने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारे कितने टोटल कैंडिडेट्स है किस पर्टिकुलर एरिया में, इन सब चीजों के बारे में ये बताता है रोनेट। रोनेट बताएगा तुम्हारे कैंडिडेट्स के बारे में। अब आते हैं ECI 360। ये भी मोबाइल ऐप है, डेवलप्ड फॉर जनरल पब्लिक, विच कंप्राइजेस साइन एंड स्वॉर्न एफिडेविट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, अ लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, फाइनल लिस्ट ऑफ द ओवरऑल कैंडिडेट्स के बारे में रहेगा कि किसको रिजेक्ट किया गया, किसको एक्सेप्ट किया गया, क्या उसका सभी चीजों का डिटेल जो इलेक्शन से पहले आता है, जिसके बेसिस पे आपको वोट देना चाहिए। लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ द पब्लिक वोट देती है कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, या कह दीजिए कि वॉट एवर द रेवरीज दे आर गिविंग, उसके नाम पे। रेवरीज भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा बीच में ना, फ्री फंड में जो बांटते जाते हैं। अब आता है EVM। ये बहुत सुना होगा EVM। और EVM को तो बहुत कंट्री क्रिटिसाइज भी करती है, छोड़ चुकी है बहुत सारी कंट्रीज। इसके टेक्निकल वर्क अच्छा नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का होता नहीं है। बीच में राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि आप वोट कहीं और डालो, जाता है कमल पे, है ना।
बीच में ये चीज बहुत हुआ था 2014 ऑनवर्ड्स, ये बातें बहुत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंडिया हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द ईवीएम सच अ लार्ज स्केल। तो ये पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके लिए, विच कंट्री हैज adopted EVM on a large scale? तो बॉस इंडिया इज द आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमिश्नर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैल प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इतने से मतलब मत रखो, इतना याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट। They were tried for the first time on an experimental basis for 1982. 1982 में पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडिया में लाया गया केरला स्टेट में, और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन के टाइम पे। आफ्टर अ सक्सेसफुल टेस्टिंग द लीगल इंक्वायरीज हुई, कमीशन बैठा, सबने चेक किया, और उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इलेक्शन के बाद वो पर्ची मिलती है ना, इन 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 2014 इन इंडियन जनरल इलेक्शन वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर द इलेक्शन कमीशन। इसी के बाद वो बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। वीवीपैट आया, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, एंड ईवीएम। वीवीपैट आता है 2014 में, और ईवीएम को इंडिया में ट्रायल बेसिस पे लाया जाता है 1982 केरला में। और इंडिया मात्र ऐसा कंट्री है जिसने इस चीज को इतने बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया है। वीवीपैट देखते हैं। सिस्टम फर्स्ट यूज इन द ईवीएम्स इन अ बाइपोल। बाइपोल में यूज किया था। बाइपोल हमें पता है क्या होता है, 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद, याद करो कुछ बताया था कि 6 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद सर बीच में इलेक्शंस जो कंडक्ट होते हैं, इलेक्शंस के बीच में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो कहते हैं बाइपोल्स। क्यों कराने पड़ जाते हैं? या तो वहां का प्रत्याशी या जो वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे उसका पोस्ट ब्लैंक हो जाता है, तो हम बाइपोल्स करवाते हैं। चलिए, अब इसमें क्या हुआ था, नॉक्सेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था नागालैंड का, उसमें हुआ सितंबर 2013 ऑनवर्ड्स इन वेरियस लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन द कंट्री। पोस्टल वोटिंग क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पोस्टल वोटिंग, ये बहुत क्रिटिसाइज भी होते रहता है वैसे भी। घर बैठे वोटिंग, इंडिया इज डन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स से हुआ आज तक। सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रजिस्टर्ड वोटर को रजिस्टर्ड प्लेस पे, फिर वहां से उसमें वोट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले पोस्टल वोटिंग काउंट होती है, फिर ईवीएम काउंट होता है। अब आते हैं नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो सर नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो पार्टी पार्टी हो रही है इवनिंग में, देखते हैं क्या है। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट अनदर स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, that is the Rajasthan Tourism Development Corporation, for allowing a party after sunset inside the Nahargarh Wildlife Sanctuary। ठीक, अब सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आएंगे? एलेट, ऐसे क्वेश्चंस एलेट देगा, एचएम देगा। अगर थोड़ा बहुत उनको पीछे जाना है, कहीं पे फंसाना है, तो वो डाल देंगे, एमएच सेट डाल देगा, ठीक है। अब लेकिन डालेगा क्या? तो नाहरगढ़ के बारे में ही डालेगा, कुछ ऐसी पार्टी वार्टी पूछेगा नहीं, सर बताओ पार्टी में क्या खाना हो रहा था, ऐसी चीजें नहीं पूछ रहा है ना। 12 किलोमीटर है जयपुर से। सेंचुरी हैज बीन नेम्ड नाहर बिकॉज ऑफ इट्स फॉल अंडर द नाहर विलेज, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। छोटा सा न्यूज है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, हल्का सा देख लो, चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। इट एनकम्पासेस द लार्जेस्ट 720 हेक्टेयर का एरिया है, 720, और इट इज होम टू 285 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क फेमस फॉर लायन सफारीज, बिकम द कन्वेंशनल ब्रीडिंग सेंटर फॉर द लायंस। नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में तो महाराजा सवाई जय सिंह टू ने इसको बनाया था डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इतना देख लो। अब इसके साथ चीता री इंट्रोडक्शन देख लेना, विच इज इम्पोर्टेंट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, चीता री एलोकेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग था। 17 सितंबर को आया था, जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था, और ये नामीबिया से आया है। तो इन सब चीजों को ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करो और पढ़ो, इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। और ये पिंक सिटी जयपुर के बारे में बोला जाता है, बस ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज योर डैट इलेक्शन सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको कंप्लीट कवरेज देना अच्छे से। अब आगे आते हैं। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, इस टॉपिक की डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को कंप्लीट कराइए। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, अगर आपका कोई भी डाउट बचे इसके बाद तो प्लीज मेंशन इट, आई विल श्योरली एड्रेस इट योर डाउट। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू बेसिकली रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। देखते हैं क्या है इसमें। यूएन यूपीआर मतलब यूनाइटेड नेशंस पीरियोडिक रिव्यू एग्जामिन करता है ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस को इन ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट्स। पर्पस समझ गए? यूएनपीआर यूनाइटेड नेशन ये पीरियोडिक रिव्यू का पर्पस क्या है? जितने भी मेंबर हैं यूएन के, उनके ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस को ये नापेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू इज अ मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट इमर्ज फ्रॉम द 2005 यूएन रिफॉर्म प्रोसेस। तो कब स्टार्ट हुआ ये? 2005 में, एक डायरेक्ट यहां से बनता है। अब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है 41st सेशन ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में ऑफ द यूएनएचआरसी इन जेनेवा।
और इंडिया की जो रिपोर्ट है ना वो 2023 में आएगी, ये देख लेना, अभी अभी आएगा ये चीज, टेंशन नहीं लेना है, की हाइलाइट्स में ही देखेंगे इस चीज को हम। इंडियाज नेशनल रिपोर्ट सबमिट की गई 5 अगस्त, आउटलाइंस द कंट्री स्टेप्स इन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सभी कंट्री को होता है कि आपको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना है, 193 स्टेट्स हैं, और ये 3rd यूपीआर काउंसिल हुई थी 2017 में, और इंडिया की रिपोर्ट आएगी 2023 मार्च में। तो ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। यूपीआर इज अ यूनिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ, ये देखा ही कि रिकॉर्ड कंटेन करता है टोटल 193 मेंबर्स का, जितने भी यूएनएचआरसी में मेंबर्स हैं उन सब के। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 2008 में, किसकी? पीरियोडिक रिव्यू की, और 2005 में ये बना था। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और इसके 3 साइकिल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड साइकिल। तो 3 अब देखो, ये जो यूएनपीआर है ना, ये ट्रोइका पे काम करता है, मतलब हर कंट्री का अपना एक ट्रोइका होता है, और ट्रोइका सिस्टम प्लस शेरपा सिस्टम, ये हम लोगों ने कहा देखा था? व्हेन वी वर इन G20, राइट। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इंडिया का ट्रोइका है यूएनपीआर में सूडान, नेपाल और नेदरलैंड्स, ठीक है। सूडान, नेपाल एंड नेदरलैंड्स, ये ट्रोइका है इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया का। अब थोड़ा सा यूएनएचआरसी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये यूएनएचआरसी इसका पेरेंट बॉडी है। The United Nations Human Rights Council is a UN United Nations body a mission to promote and protect the human rights. Human rights protection के लिए है। Council has 47 members elected for the 3-year term on the regional group basis. हर रीजन से सेलेक्ट होते हैं, एशियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, ऐसे ऐसे 3 साल के लिए सिलेक्शन होता है। हर रीजन का टेन्योर 3 साल होगा, और 47 मेंबर्स अभी सिलेक्टेड है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी, ये जनरल असेंबली वाली इसकी जनरल असेंबली 2006 में, और वैसे यूएनएचआरसी वाला आपको 1951 का मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन, राइट। चलो, सिंस इट्स फर्स्ट मीटिंग 2008, देखा अभी 2005 से 8 ये ट्रोइका वाला सिस्टम था। अब आते हैं, काउंसिल क्रिटिसाइज करता है बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस को। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पैकेजेस पे यूनाइटेड यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो भी देखा, जिसमें इंडिया की रिपोर्ट आएगी आपको 2023 में। इंडिया का ट्रोइका देखा, इंडिया ने कब रिपोर्ट सबमिट की, एक एडवाइजरी कमेटी, कंप्लेंट प्रोसीजर। तो आई गेस कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये एग्जैक्टली किस चीज के अंदर है। अगर ज्यादा मानो तो एक ओएचआरसी देख लेना, उसके आगे कुछ नहीं प्लीज, ये यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा ये टॉपिक। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड की बात करें तो जैसे द डिसेंटिंग जजमेंट वर्सेस द रेजिंग ऑफ द इक्वालिटी, ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। अगेन से प्लीज ईडब्ल्यूएस पढ़ लेना, कोई भी एग्जाम हो ये आएगा कहीं ना कहीं से घूम के। नेक्स्ट ईयर भी अगर वनडे एग्जाम दोगे, एमएच स्टेट दोगे, तो ये आएगा एग्जाम, ये क्वेश्चन पहुंचेगा ईडब्ल्यूएस वाला, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला है कि सर अभी है आगे नहीं आएगा, तो आ सकता है क्योंकि ये रिव्यू में जाएगा। 3:2 है, इसको चैलेंज किया जाएगा, बिकॉज ये पूरा जजमेंट कहीं ना कहीं इंदिरा साहनी को बाईपास कर रहा है, ठीक है। कतर चाइना गैस सप्लाई डील, ये देख लेना एक बार प्लीज। और कतर चाइना गैस सप्लाई डील जब देखोगे तो एक दो टॉपिक्स आई एम मेंशनिंग, दैट इज द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। और ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन, उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज अबाउट द ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड थर्ड ओपेक प्लस। इन सब को हम लोगों ने आई गेस कि अक्टूबर में ही कवर किया था इस टॉपिक्स को, ओपेक प्लस, नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन फटा था याद रखना, उस पर बात करेंगे। फिर रशिया यूक्रेन ग्रीन डील, बहुत एग्जैजरेट हो जाएगा टॉपिक, जिसको हम लोगों ने बार बार किया है। अब आते हैं हाउ डिफरेंट इज द न्यू डेटा, ये प्लीज पढ़ लेना, हाउ डिफरेंट इज द न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, एक डेटा प्रिंसिपल, कंसेंट मैनेजर क्या था, मीनाक्षी लेखी का भी नाम देखा, BN श्री कृष्णा देखा। तो जस्ट रीड द आर्टिकल एटलीस्ट वंस, कुछ अगर एक आध टॉपिक्स होंगे उसमें बच्चे में तो यू विल गेट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या। आज एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा हमको, उसको करके बताना, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये शर्म अल शेख का है, कंक्लूड हो चुका है, तो एक आध दो क्वेश्चन आते रहेंगे, बताना इसका आंसर। बहुत आसान है। विच डे ऑफ मार्क्स इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी बता देना। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, गांधी मंडेला अवार्ड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है आईलेट, क्लैट भी दे सकता है लेकिन सेग्रीगेटेड रहेगा।
बस हाँ, ये 2 मेन एग्जाम्स हैं जो इस क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पे। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है और हटके है, तो प्लीज आंसर करना है। एंड इफ यू एनी डाउट जस्ट मेंशन। एग्जाम्स नजदीक हैं क्लैट वालों का, एलिट वालों का, प्लीज टेक इट सीरियसली। अभी भी टाइम है, कोप अप कर सकते हो। दिस नथिंग लाइक यू हैव मिस्ड, राइट? थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।